हर एक व्यक्ति को छोटी सी समस्या के लिए डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन कराना है, एसपी साहब को फ़ोन कराना है, बीडीओ को फ़ोन कराना है, एसडीओ बिजली बोर्ड को फ़ोन कराना है, नगर निगम के अंदर फ़ोन कराना है, तहसीलदार को फ़ोन कराना है। इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोगों को दर दर पिछले 10 वर्षों में भटकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक भी कार्य स्मार्ट सिटी को लेकर के पिछले 5 वर्षों में करनाल में नहीं। 1100 करोड़ से ज्यादा का बजट जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। अनऑथराइज कॉलोनियां इसलिए पनपती हैं जब प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का राजा तजुर्बेकार ना हो। प्रदेश के राजा को नीतियों का निर्माण करने के लिए प्रदेश की जनता कुर्सी देती है, जातिवाद का जहर घोलने के लिए। संगठन ही तो नेता पैदा करता है। अगर संगठन इनका मजबूत होता तो 10 में से 6 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से क्यों लाने पड़ते? क्या करनाल शहर में भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है कि इन्हें नारायणगढ़ से नायब सैनी जी को करनाल में चुनाव लड़ने के लिए भेजना पड़ा? नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस अपनी लिस्ट जो है कभी भी जारी कर सकती है। हालांकि 17 तारीख दी गई है, लेकिन 17 से पहले जो है जारी कर सकती है। लेकिन सारी पार्टियां कांग्रेस की तरफ देख रही हैं कौन उम्मीदवार जो है करनाल से होगा और पूरे हरियाणा से कौन 9 उम्मीदवार ऐसे होंगे जो बीजेपी का मुकाबला करेंगे। तो करनाल लोकसभा की बात करें, जो सूत्र बता रहे हैं, जो सहमति बनती नज़र आ रही है, वीरेंद्र राठौर बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। मेरे साथ आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, राष्ट्रीय सचिव है और साथ में सह प्रभारी राजस्थान भी हैं। और अगर जो हुड्डा साहब और शैलजा गुट की दोनों की आपस में कोई सहमति कांग्रेस की नहीं बनती तो वीरेंद्र राठौर एक ऐसा चेहरा है जिस पर पार्टी जो है दाव लगाने जा रही है। एक बड़ी खबर है और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम इनसे करेंगे। और हमारे साथ हैं राठौर साहब, क्या दिक्कत रहेगी? बीजेपी तो ये कह रही है कि कांग्रेस डर गई है, इसलिए जो है कांग्रेस अपने चेहरे जो है मार्केट में नहीं उतार रही। देखिए, बीजेपी ज़्यादा चिंतित है कांग्रेस के कैंडिडेट्स को लेकर के, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जिस प्रकार के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, मुख्यमंत्री के आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि अपने चुनाव पे फोकस ना करके उन्हें ज़्यादा चिंता कांग्रेस पार्टी की है। और मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी में एक प्रक्रिया है, बहुत ही मजबूत दावेदार हर सीट के ऊपर हैं, मजबूत पैनल बने हैं। सीसी की हमारी बैठक हो चुकी है। सीसी के अंदर व्यापक रूप से चर्चा जो है हमारे प्रदेश के नेताओं ने सीनियर लीडरशिप के सामने की है। और आज या कल के अंदर मजबूत से मजबूत प्रत्याशी जो है वो आप देखेंगे कि सभी साथी बड़े जोश के साथ, बड़ी मजबूती के साथ जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 10 वर्षों में अपना कार्यकाल हरियाणा के अंदर दिया है और जिस प्रकार से लोगों का उत्पीड़न पिछले 10 वर्षों में हुआ है, वो आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से मजबूती से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। और एक तरफा कांग्रेस पार्टी 10 में से 10 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से शिकस्त देने का। चलिए बैठ के बात करते हैं, चर्चा थोड़ी सी लंबी है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस डिक्लेयर करने जा रही है और वीरेंद्र राठौर के साथ हूँ मैं। और एनसीपी वाली जो बात चल पड़ी बीच में, वीरेंद्र मराठा वाली बात चल पड़ी, एक फ़ोटो वायरल होती है, वीडियो वायरल होती है, उसके बाद नाम जुड़ जाता है कि वीरेंद्र मराठा जो हैं कैंडिडेट होंगे, गठबंधन के कैंडिडेट। उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वीरेंद्र मराठा जी हमारे व्यक्तिगत बहुत ही पारिवारिक हमारे संबंध हैं और वो एनसीपी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, शरद पवार जी के जो एनसीपी है, और इंडिया अलायंस के हमारे पार्टनर भी हैं। तो एआईसीसी के अंदर अलायंस के पार्टनर्स के साथ बैठ कर के चर्चा करने के लिए एक कमेटी का गठन एआईसीसी ने कर रखा है, जिसमें माननीय मुकुल वासनिक जी, माननीय अशोक गहलोत जी, माननीय मोहन प्रकाश जी। कोई भी अलायंस पार्टनर अगर किसी स्टेट के अंदर किसी सीट पे चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले ये कमेटी के अंदर चर्चा होती है, प्रपोजल उस कमेटी के पास जाता है, कमेटी उस प्रपोजल के ऊपर गहनता से विचार करती है और कोई सहमति बनती है तो प्रदेश नेतृत्व को वो कमेटी सूचित करने का काम करती है। मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक ऐसी कोई चर्चा जो है वो एनसीपी को लेकर के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर नहीं है। हाँ, वीरेंद्र मराठा जी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं से ज़रूर मिले हैं, वो शिष्टाचार भेंट हो सकती है। और मुलाकात में योगानंद शास्त्री जी भी थे, जो आज एनसीपी में हैं, पुराने हमारे कांग्रेस के लीडर हैं।
परंतु मेरी जहाँ तक चर्चा AICC के अंदर हमारी अलायंस की कमेटी के साथ इस विषय में हुई है, तो यही जानकारी मिली है कि अभी तक कोई भी चर्चा जो है वो नहीं हुई है। तो अगर कोई ऐसी चर्चा भविष्य में होगी तो कोई जानकारी आएगी तो मैं ज़रूर आपसे साझा करूँगा। मैं पिछली वीडियो आप देख भी रहे होंगे, उसमें मैं ये चीज़ बता भी रहा कि हुड्डा और शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की वजह से जो है ये 5 सीटें जो हैं हरियाणा में फंसी हुई हैं। 3-4 सीटें हैं उस पर लगभग जो है सहमति बनी हुई है। करनाल लोकसभा की बात कर रहे हैं, आपका नाम सुर्खियों में है और आज की बात यह है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि वीरेंद्र राठौर 99% उनका नाम फाइनल है। कितनी सच्चाई है मेरे इस तर्क में? देखिए, सूत्रों के बारे में तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पार्टी के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में हमारे प्रदेश के सभी नेताओं की हाज़िरी उस बैठक में रही। माननीय हुड्डा साहब और तमाम हमारे नेता उस बैठक में रहे। सभी ने बड़ी गंभीरता से सभी नामों पे चर्चा की है और एक एक चीज़ को बड़ी गहनता से अध्ययन किया जा रहा है और मुझे लगता है कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसका सभी लोग हम लोग सब मिलकर स्वागत करेंगे और आज या कल के अंदर निर्णय आना संभव है। लेकिन अगर बड़ी बात यह है कि करनाल लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खड़े हैं और जो पीछे संजय भाटिया जी जीत गए 6.5 लाख वोट, बहुत ज़्यादा आंकड़ा होता है। कैसे पार कर पाएंगे अगर जो पार्टी टिकट आपको दे देती है? 9 विधानसभा में बीजेपी कह रही है कि हमारी लहर है और पूरे 10 लोकसभा सीट है वो जीतेंगे। देखिए, कोई भी चुनाव पार्टी के पिछले 5 वर्षों के 10 वर्षों के परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करता है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी और लोगों ने बड़े जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उन वादों के ऊपर वोट देने का काम किया। वायदे मुख्य रूप से 2 करोड़ नौकरियों की बात थी, महंगाई घटाने की बात थी और रोज़गार इस क्षेत्र के अंदर उपलब्ध कराने की बात थी, स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी। तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके अपना एक तरफा मताधिकार का प्रयोग किया और बीजेपी को केंद्र में भी और प्रदेश के अंदर भी सरकार बनाने का कार्य किया। अब पिछले 10 वर्षों का आप कार्यकाल देखिए। अश्विनी चोपड़ा जी बड़े हमारे सम्मानित MP रहे हैं, परंतु सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि जीतने के बाद लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए किसके दरवाजे पे जाएं। मनोहर लाल खट्टर जी करनाल से MLA बने, उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी ने जो घर करनाल के अंदर लिया 10 साल के कार्यकाल में शायद एक बार वो उस घर के अंदर आए, वो भी मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। देखिए, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, एक तरफ राष्ट्रीय मुद्दे तो होते ही हैं पर छोटी समस्याएं भी बहुत व्यापक हमारे देश के अंदर रहती हैं। क्या समस्याएं हैं? हर एक व्यक्ति को छोटी सी समस्या के लिए डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन कराना है, SP साहब को फ़ोन कराना है, BDO को फ़ोन कराना है, SDO बिजली बोर्ड को फ़ोन कराना है, नगर निगम के अंदर फ़ोन कराना है, इन तहसीलदार को फ़ोन कराना है। इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोगों को दर दर पिछले 10 वर्षों में भटकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मजबूर किया। ना तो करनाल के अंदर कभी कोई सांसद मौजूद रहा, ना ही मुख्यमंत्री मौजूद रहा। मुख्यमंत्री जी ये नहीं जानते कि करनाल शहर के अंदर कौन सी गली कहाँ है, किस गली के अंदर कौन सा समाज रहता है। कोई भावनात्मक लगाव जो है वो कभी भी करनाल और पानीपत के साथ नहीं रहा और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि करनाल और पानीपत को इन लोगों ने पॉलिटिकल टूरिज्म, एक राजनीतिक पर्यटन का स्थान जो है वो पिछले कई वर्षों से बनाने का काम हर एक राजनीतिक दल ने कर दिया। लोग यहाँ राजनीतिक पर्यटन करने आते हैं, कुछ समय रुकते हैं और उसके बाद यहाँ से, जैसे पर्यटक आप मनाली गए और 5 दिन एक होटल में रुके और रुकने के बाद जो है वो आप वापस अपने घर लौट जाते हैं। इस प्रकार से आप अगर बैकग्राउंड देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे करनाल की तो और पानीपत की, ये राजनीतिक पर्यटन का केंद्र बना दिया लीडर्स ने। जब तक यहाँ पे लोकल साथी, ऐसे साथी जिनके दरवाज़ों पे कभी ताले ना लगते हों, जिनको आप रात के 2 बजे भी बाजू पकड़ करके छोटी सी छोटी समस्या के लिए उठा सकते हो, जब तक वो साथी चुन करके आगे नहीं आएंगे
जिनका भावनात्मक लगाव अपने दोनों शहरों के साथ हो, पानीपत और करनाल के साथ, तब तक हमारे करनाल और पानीपत का विकास संभव नहीं है। आप देख सकते हैं बेरोज़गारी की इतनी चरम सीमा पर है। मैं कल डाटे चेक करा रहा था पिछले हफ्ते, 1 लाख से ज़्यादा बच्चा करनाल और पानीपत से पलायन कर गया विदेशों की ओर। विदेश जाने में कोई बुराई नहीं है, पर समस्या इस बात की है कि हमारे नौजवान नाउम्मीद हो गए हैं कि देश के अंदर उन्हें रोज़गार के साधन उपलब्ध नहीं है। 40 से 50 लाख रुपया खर्चा करके कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के अंदर वो मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्षों के अंदर रही है। और जब 1 लाख बच्चा 50 लाख खर्च करके विदेशों में गया होगा, तो आप ये मानिए वो 1 लाख एकड़ ज़मीन भी बुज़ुर्गों की बिकी होगी, जिसके साथ आदमी भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है। ज़मीन बेच करके दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी व्यापक समस्या है। अब पानीपत हमारे लिए बड़ी इंडस्ट्री का हब था। पानीपत पूरे देश में इंडस्ट्री के रूप में जानी जाती है। आज आप देखेंगे जहाँ केंद्र सरकार की नीतियों से इंडस्ट्री पूरी बंद होने के कगार के ऊपर पानीपत के अंदर पहुंची है, वहीं हमारे छोटे व्यापारी भाइयों के अंदर डर का वातावरण है। ये एक नई चीज़ मैं वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में एक ये नई थ्योरी जो है वो राजनीति के अंदर आई है, वो है डर की थ्योरी। आज हर एक व्यक्ति अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है। मैं मीडिया के साथियों की बात करूं तो मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाने का काम किया। डर व्यापक रूप से जताया जा रहा है। हमारे मंडी की बात करूं तो आड़ती भाइयों के अंदर डर व्यापक रूप से बिठाया जा रहा है। हमारे छोटे व्यापारी की बात करूं उसके अंदर डर व्यापक रूप से बिठाया जा रहा है। हमारा ये इलाका धान की खेती का इलाका है, राइस के मिल हैं। हर एक राइस मिल आज डर के उसके अंदर जीवन जी रहा है। और इंडस्ट्री पानीपत की हर व्यापारी आज जो है वो डर अपने अंदर महसूस कर रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया आज कि कांग्रेस पार्टी की सरकार की स्थापना होने के बाद सबसे पहले हमें भाईचारे का वातावरण स्थापित करना है, और इस डर को जो पिछले 10 वर्षों में लोगों के दिमाग के अंदर उत्पन्न हो गया है, उसको जड़ से उखाड़ करके ख़त्म करने का काम हमें करना है। मैं समझता हूँ ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन आप ये कह रहे हैं, इतने डर तो आपने गिना दिए, फिर भी 400 पार का नारा है। चल 2-3 दिन पहले जो बीजेपी का घोषणा पत्र आया, राम मंदिर का मुद्दा, 3 तलाक का मुद्दा, 5 साल और आगे जो है फ्री राशन देने का मुद्दा, 70 साल के बुज़ुर्गों के लिए फ्री जो मेडिकल सुविधा, और 400 पार, इधर आप डर का माहौल बता रहे हैं। देखिए 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं। आप मेंबर पंचायत का भी चुनाव लड़ते हैं तो उसमें भी ये कह पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा साथी जीतेगा और कौन सा साथी हारेगा। और आप ये देखिए कि देश भर की सारी लोकसभाओं का आकलन करके मीडिया, नेशनल मीडिया के माध्यम से 400 पार का नारा देकर कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉर जो है ना लोगों के दिमाग में खड़ी करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इतना मजबूत भारतीय जनता पार्टी का संगठन होता तो आप पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे उठा करके देखिए। जब इन्होंने 75 पार का नारा दिया था हरियाणा के अंदर, तो कहाँ जा कर के रुके? मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, ये मजबूत संगठन की बात करते हैं। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि विधानसभा चुनाव में जहाँ पूरे प्रदेश में पोलिंग परसेंटेज 75% से ऊपर थी, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग परसेंटेज 49.8% थी। जहाँ ये अपने संगठन को बहुत मजबूत बताते हैं। जब जहाँ मजबूत संगठन हो और 49.8% पोलिंग हो तो कहाँ गए पन्ना प्रमुख, कहाँ गए शक्ति केंद्र प्रमुख? इसका मतलब ये था कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी लोगों का कोई इंटरेस्ट मुख्यमंत्री को घर से निकल करके वोट डाल करके आने में नहीं था। और आज तो वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे करके जब उन्हें विधायक के रूप में कार्य करने का मौका मिला, जब वो करनाल के लोगों की सेवा कर सकते थे, वो उस जिम्मेवारी से भी भाग खड़े हुए इस्तीफा दे करके। ना तो 10 साल सेवा की और 1-2 महीने
जो सेवा करने के उन्हें मिले भी करनाल में रह करके, उसको भी उन्होंने उचित नहीं समझा, इस्तीफ़ा देकर के उस सीट को खाली किया और अब पार्लियामेंट के उम्मीदवार के रूप में आए। हमारे बड़े हैं, मेरे बड़े सम्मानित हैं, परंतु उन्हें लोगों के कई सवालों के जवाब निश्चित रूप से उनका सामना करना पड़ेगा। मैं बात करूं किसान भाइयों की, जिस रूप से बर्बरतापूर्वक कार्य किसानों के ऊपर मनोहर लाल खट्टर जी ने पिछले 10 वर्षों में किया, शायद ही कोई क्रूर ही सरकार होगी जो इस प्रकार का कार्य करेगी। आप देखिए कि किसान आज अपनी बात को रखने के लिए दिल्ली में आंदोलन करने के लिए जाना चाह रहे थे। मैं एक वकील हूँ, डिप्टी एडवोकेट जनरल हरियाणा रहा हूँ। मैं साफ तौर पे इस बात को कह सकता हूँ कि नेशनल हाईवे के ऊपर किसी भी व्यक्ति या समूह की मूवमेंट को रोकना गैर कानूनी है। खट्टर साहब और उनकी सरकार को कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है कि वो नेशनल हाईवे के ऊपर बैरिकेडिंग इस प्रकार से कर दें। आप और हम अगर 5 मिनट के लिए इस हाईवे को रोकने का काम करेंगे तो तुरंत प्रभाव हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हाई कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेकर के चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को तुरंत प्रभाव से जेल में डालने का काम करना चाहिए और हरियाणा सरकार के खिलाफ हाईवे के अंदर अवरोधक पैदा करने के लिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश करने चाहिए। परंतु तानाशाही प्रवृत्तियां आज इस देश में हावी। ये टोल टैक्स है। मैं टोल टैक्स पे ये बात करने लगा था। मेरा नया क्वेश्चन यही था कि मान लो पार्टी टिकट दे देती हो और आप एमपी बन भी जाते हो, पहले पानीपत फिर करनाल गरुंडा वाला, आपका दोनों टोल पार करके फिर आपसे मिलने आना पड़ेगा। और बीजेपी सरकार ये कहती है, जो पहले आपके थे एमपी अश्विनी चोपड़ा भी एमपी रहे, उन्होंने भी बड़ी वो लगा ली, शिद्दत से ये काम किया कि हम इस टोल को हटा देंगे। अश्विनी चोपड़ा तो बैठ ही गए थे वहाँ पर, लेकिन वो टोल हटानी है। इस टोल से कैसे बीमारी दूर कर पाएंगे? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि लोगों की मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव लड़ना या ना लड़ना आवश्यक नहीं है। मैं तो हमेशा से पिछले जब से 20 साल का मेरा राजनीतिक जीवन हो गया, मैं लोगों के मुद्दों के ऊपर लड़ता आया हूँ। अपने ज़िले में, अपने विधानसभा क्षेत्र में मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी है। टोल टैक्स एक बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, जब आप बस्ताड़ा के टोल टैक्स पे आते हैं तो आप 180 रुपये की आपकी पर्ची कटती है। उसके बाद आप पानीपत के टोल टैक्स पे पहुंचते हैं, वहाँ फिर आपकी 80 रुपये की पर्ची कटती है। तो कितने पैसे हो गए? 260 रुपये। पानीपत से निकल के आप मूर्थल पे पहुंचते हैं तो मूर्थल में फिर आपकी 80 रुपये की पर्ची कटती है। तो लगभग आपके 260 और 80 कितने हो गए भाई? लगभग 340 के आसपास हो गए। 340 रुपये हो गए। मैं टोल टैक्स देने के विरोध में नहीं हूँ, परंतु टोल टैक्स की जो व्यापक वृद्धि दर है रेटों के अंदर, लगभग 20 से 25% जो रेटों में वृद्धि प्रति वर्ष की जा रही है, उसने लोगों की जेब के ऊपर डाका मारने का काम कर दिया। टोल टैक्स भी आवश्यक है अगर वो कानूनी रूप से लगाए गए हों। नेशनल हाईवे का कानून है कि 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल टैक्स नहीं लगाए जा सकते। यहाँ 50 किलोमीटर के दायरे में आपको 340 रुपये आपकी जेब से निकाल करके टोल टैक्स की प्राइवेट कंपनी को भेजने का काम किया जा रहा है। 340 रुपये का मतलब ये हो गया कि 7 रुपये, 7.5 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से आम आदमी टोल टैक्स देने का काम सड़क पे चलने के लिए कर रहा है, जो कि बहुत ही, मैं कहता हूँ कि भाई महंगा रेट है और लोगों की जेब के ऊपर सीधा सीधा डाका है। ये मुद्दा मैंने उठाया था जिस दिन नितिन गडकरी जी आए और लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देश के अंदर इसको देखा, लाखों लोगों ने अपने कमेंट दिए। नितिन गडकरी जी को स्टेटमेंट देनी पड़ी 2 दिन के बाद ही कि हम ये 60 किलोमीटर के दायरे में से दोनों टोल टैक्स को हटाने का काम करेंगे। मैं और बताना चाहता हूँ कि ये इलीगल भी है। पानीपत के टोल टैक्स का तो लगभग कार्यकाल ही पूरा हो चुका है और ये टोल टैक्स यहाँ पे लगाना इलीगल है। तो मैं तो आपके माध्यम से सभी अपने लोकसभा वासियों को, पानीपत करनाल वासियों को और बल्कि देशवासियों को, क्योंकि पूरा देश ही इस रोड से चलता है, मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ
कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार की स्थापना हरियाणा में हो जाएगी, इस टोल टैक्स को वीरेंद्र राठौर अपने हाथ से जड़ से उखाड़ करके हटाने का काम करेंगे। ना टोल टैक्स पानीपत में रहने देंगे, ना टोल टैक्स मस्ताड़े में रहने देंगे। अच्छा, करनाल की बात चल रही है। करनाल से आपके पूर्व मुख्यमंत्री और उधर से एक मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों अगर वो आएगा तो जैसे करनाल स्मार्ट सिटी की बात हो रही थी, स्मार्ट सिटी बना है, भ्रष्टाचार भी खूब आगे आए, आपको क्या लगता है 1% वो जीत जाते हैं तो न्याय होगा करनाल के साथ? देखिए, करनाल के साथ पिछले 10 वर्षों में बड़ा अन्याय हुआ। 2014 में नरेंद्र मोदी जी रैली करने के लिए करनाल आए और उन्होंने करनाल की जनता से कहा, मेरे करनाल वासियों बताओ क्या करनाल स्मार्ट सिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आप क्या जवाब देंगे? आप और हम क्या जवाब देंगे? होनी चाहिए। तो जब एक प्रधानमंत्री ये सवाल करेगा और आप कहोगे कि होनी चाहिए, तो आप विश्वास करोगे देश के प्रधानमंत्री पे कि भाई ये हमारी सिटी को स्मार्ट सिटी बनाएगा? 5 वर्षों तक तो करनाल का नाम स्मार्ट सिटी की लिस्ट में नहीं आया। अगले 5 वर्षों में जब स्मार्ट सिटी का नाम, करनाल का नाम स्मार्ट सिटी की सूची में आया, एक भी कार्य स्मार्ट सिटी को लेकर के पिछले 5 वर्षों में करनाल में नहीं। 1100 करोड़ से ज़्यादा का बजट जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि पूर्व डिप्टी कमिश्नर मिस्टर यादव की जांच हो जानी चाहिए कि इस बजट को कैसे और कहां लगाया गया। स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने करनाल शहर के अंदर एक रेड लाइट लगाने का काम किया। आप जानते हैं कितने की रेड लाइटें लगाई? 160 करोड़ की रेड लाइटें करनाल शहर में 160 करोड़ की रेड लाइटें लगा दी, जो कि आज करनाल के लिए सिरदर्दी बनी हुई है। लोग तो कहते हैं कि उनकी कीमत लगभग 20-22 करोड़ रुपए ही है, परंतु वो सारा श्वेत पत्र मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी के आप भाषण सुनिए पिछले 1 महीने से, क्या मुख्यमंत्री जी ने एक भी भाषण में ये गिनवाया कि मैंने ये विकास कार्य करनाल में किए? और जो थोड़ा बहुत विकास कार्य करनाल के अंदर हुआ है वो तो उसके लिए मुख्यमंत्री बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके लिए तो अच्छे हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेटर भी हो ना, वो भी अच्छी सड़क बना सकते हैं, अच्छे दरवाजे गेट बना सकते हैं। सीएम सिटी का मतलब तो है कि आपने सिटी के बारे में क्या प्लानिंग की, क्या कोई ब्लूप्रिंट, कोई विजनरी डॉक्यूमेंट करनाल के एमएलए मनोहर लाल खट्टर ने करनाल की जनता के सामने रखा कि भाई मैंने सीएम बन गया हूँ, अब करनाल को लेकर के मेरा ये विजन है और इस तरीके से मैं करनाल को डेवलप करूँगा। अब करनाल के अंदर पलायन देहात से सिटी के अंदर होता है, ऐसे ही पानीपत में भी होता है। हर एक सिटी में देहात के लोग कोई ना कोई काम करने के लिए पलायन करते हैं। अब करनाल के अंदर जो ऑथराइज कॉलोनियाँ हैं उनके तो रेट 1 लाख रुपए गज से लेकर के 2 लाख रुपए गज तक है। तो गरीब आदमी उस स्मार्ट सिटी के अंदर जो गांव से उठ कर के शहर में अपने भविष्य की योजनाओं को तराशने के लिए आता है, क्या वो 1 लाख 2 लाख रुपए गज 100 गज का प्लॉट खरीदने की भी सामर्थ्य रखता है? तो आप कहोगे अनऑथराइज कॉलोनी में वो मकान बनाते हैं। अनऑथराइज कॉलोनियाँ इसलिए पनपती हैं जब प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का राजा तजुर्बेकार ना हो। प्रदेश के राजा को नीतियों का निर्माण करने के लिए प्रदेश की जनता कुर्सी देती है, जातिवाद का जहर घोलने के लिए नहीं। प्रदेश के मुखिया ने पॉलिसी की पैरालिसिस, जैसे कहते हैं पॉलिसियों को बनाने में लकवा मार देना, वो पिछले 10 वर्षों में किया। मैं ये मानता हूँ कि अगर ऑथराइज कॉलोनियों को लेकर के नीति का निर्माण अच्छा होता, आसान तरीके से छोटे ज़मीनों के टुकड़ों के अंदर नीतियाँ लेकर के आते, उन्हें ऑथराइज करते,
तो गांव देहात से आने वाला हमारा जो भाई जो शहर के अंदर अपने भविष्य की योजनाओं को तलाशता है वो भी 10-12 हज़ार रुपये गज के अंदर मकान बनाने की क्षमता रख सकता है। अभी क्या हो रहा है कि बड़ी कॉलोनियों के अंदर तो आप खरीद नहीं सकते, अनऑथराइज कॉलोनी में आप कमरा बनाओगे तो पीला पंजा चलने का काम होता है। पीला पंजा जब चलता है जब प्रदेश का मुखिया नीति निर्माण करने में फेलियर हो चुका हो। तो ये सब मुद्दे हैं, इन मुद्दों के जवाब जो हैं मनोहर लाल खट्टर जी को आने इस चुनाव के अंदर देने पड़ेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि दोनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी और मौजूदा मुख्यमंत्री भी वो निश्चित रूप से चुनाव हारेंगे। उसका एक कारण है, मैंने यह भी कहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई लोकल लीडर नहीं है। ये बोलते हैं संगठन हमारा बड़ा मजबूत है, संगठन ही तो नेता पैदा करता है। अगर संगठन इनका मजबूत होता तो 10 में से 6 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से क्यों लाने पड़ते हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पास नेता नहीं है। और करनाल शहर में भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है कि इन्हें नारायणगढ़ से नायब सैनी जी को करनाल में चुनाव लड़ने के लिए भेजना पड़ा। तो क्या करनाल के लोगों को किसी एसएचओ को फ़ोन कराना होगा, बिजली बोर्ड के दफ्तर में फ़ोन कराना होगा, क्या नारायणगढ़ जाएंगे? क्या करनाल भाजपा के पास कोई नेता नहीं? तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनका जवाब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल खट्टर जी को जवाब भी देना होगा और इन सवालों का सामना करना होगा। चलिए, वीरेंद्र राठौर हमारे साथ थे, दोबारा फिर इनके पास लौटेंगे, लेकिन बड़ी बात इनसे आज ये हुई है कि मुद्दे क्या थे और करनाल की जनता क्या चाह रही है। और बड़ी बात ये भी बोली कि अगर एसएचओ तहसीलदार किसको फ़ोन करवाना हो तो कहाँ लोग जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे। ये जो मुद्दे हैं ये पिछले टर्म में भी जो है लोगों के सामने आए थे और लोग पूछ रहे थे मौजूदा सांसद से भी हम लोग कहाँ जाएं। तो एक कुछ की वीडियो भी वायरल हुई थी, आपने देखा भी होगा मौजूदा सांसद की। तो आपका इस इंटरव्यू को लेकर जो भी कहना है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।